नमस्कार साथियों, डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 की व्याख्यान माला में इस कड़ी में हम आपके लिए राज्यपाल की शक्तियां और उसकी भूमिका विषय अथवा बिंदु पर महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर आए हैं। साथियों, राज्यपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से राज्यपाल के संदर्भ में दो तीन प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको भी इस व्याख्यान को ध्यान से सुनना है और समझना है। पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड रोल ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की शक्तियों को अगर हम वर्गीकृत करें जो अलग अलग जगह संविधान के द्वारा उपबंधित की गई हैं, तो राज्यपाल की इन शक्तियों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। राज्यपाल की शक्तियों का पहला जो भाग है वह कार्यकारी शक्तियां हैं, दूसरा विधायी शक्तियां हैं, तीसरी न्यायिक शक्तियां हैं, चौथी वित्तीय शक्तियां हैं और पांचवी स्वयं विवेक की शक्तियां हैं। साथियों, जैसा पूर्व व्याख्यान में मैंने बताया कि राज्यपाल जो है कार्यपालिका का मुखिया होता है और जिस तरह केंद्र में संसदीय व्यवस्था है वैसे ही राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और इसलिए राज्य स्तर पर भी सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसी आधार पर राज्यपाल की पहली तीनों शक्तियां, जिनको कार्यकारी शक्तियां कहते हैं, विधायी शक्तियां कहा जाता है, न्यायिक शक्तियां, तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत राज्य का राज्यपाल होता है और अनुच्छेद 154 के तहत वह कार्यपालिका की समस्त शक्तियों को धारित करता है। इसलिए कार्यपालिका की शक्तियां उसमें कौन कौन सी हैं उनका विवेचन करेंगे। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होने के रूप में कौन सी वे कानूनी शक्तियों और विधायी शक्तियों को धारित करता है उनका विवेचन करेंगे। इसी के साथ राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्तियां और 192 के तहत जो विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, उसकी योग्यता के बारे में भी प्रश्न उत्पन्न होने पर भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह करके उसके अनुसार कार्य करता है। तो आइए विस्तार से परिचर्चा करते हैं। और राज्यपाल की अंतिम शक्ति विवेक की शक्ति है, जो अनुच्छेद 163 के तहत विवेक की शक्ति है। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना। असम, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष शक्तियाँ, पेशा अधिनियम के तहत विशेष शक्तियाँ, और यदि राजनीतिक रूप से किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, विखंडित जनादेश मिले, अल्पमत का मुख्यमंत्री हो, विधानसभा विघटन की बात कहे, तो मानना, स्वीकार करना, नहीं करना, ये सब राज्यपाल की स्वयं की शक्तियां हैं जिनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत हम उन शक्तियों को शामिल करते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल को प्रदान की गई हैं। अर्थात राज्यपाल की वे शक्तियां जो शक्तियां राज्य की कार्यपालिका से संबंधित हैं। अनुच्छेद 154 ये कहता है साथियों कि राज्यपाल में राज्य सरकार की, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होंगी और वह संविधान के अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग खुद या अपने अधीनस्थ कार्मिकों की सहायता से करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये राज्यपाल की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 और 64 के तहत मंत्रिपरिषद का प्रावधान और 64 के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा साथियों, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत, राज्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, वह राजकीय विश्वविद्यालयों का स्वयं कुलाधिपति चांसलर होता है, उसके द्वारा अधीनस्थ
और न्यायालयों के, अधीनस्थ न्यायालयों के तथा अन्य जो उच्च न्यायालयों के विशेष रूप से, तो अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की तो वह नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वो शपथ दिलाता है। इसके अलावा लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है और उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श करता है। इसके अलावा भारतीय संसद जो निर्धारित करे उन पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस मामले में विस्थायी नौकरशाही का मुखिया होता है और अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी कार्यभार के संबंध में निर्णय करना राज्यपाल का कार्यपालिका की शक्ति का मुख्य आधार होता है। साथियों, दूसरी शक्तियां महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इन शक्तियों को राज्यपाल की विधायी शक्तियों के नाम से जाना जाता है और विधायी शक्तियां जो कानून और विधान से संबंधित हैं। साथियों, अनुच्छेद 168 के तहत, जैसा मैंने बताया, अनुच्छेद 168 के तहत राज्य का विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राज्य का विधानमंडल कहा जाता है। कोई भी विधेयक जो विधानसभा और विधान परिषद पारित करती है, राज्यपाल की अनुमति के बिना वह कानून का स्वरूप नहीं ले सकता है। इसलिए राज्यपाल ऐसी प्रथम विधायी शक्ति को धारण करता है जो विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होने के कारण उसको प्रदत्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को ये प्राधिकार दिया गया है, यदि वह उचित समझे कि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं आया है, तो वह एक सदस्य को इस विधानसभा में मनोनीत कर सकता है जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय का हो। परंतु 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा एक सदस्य के स्थान पर ये लिख दिया गया, जितने सदस्य वह उचित समझे क्या कर सकता है? आंग्ल भारतीय समुदाय से विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। परंतु आपको ये भी गौर करना है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2020 की तारीख से आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रावधान है वह स्थगित कर दिया गया। इस मामले में स्थगन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 334 ख के अंतर्गत ये लिखा गया कि 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष पढ़ा जाए, परंतु SC/ST के लिए इसे 70 वर्ष के स्थान पर 80 वर्ष पढ़ा जाए। इसलिए एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य और राज्य की विधानसभा में जितना राज्यपाल उचित समझे उतने सदस्यों को मनोनयन करने का प्रावधान स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अब अगर इसकी अवधि आगे बढ़ाई जाती है तो चालू हो जाएगा, अन्यथा मनोनीत नहीं करेगा। इस समय वो मनोनीत नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्य के राज्यपाल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह विधान परिषद में जितनी कुल सदस्य संख्या होगी, उस सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है। ऐसे 1/6 सदस्य 5 क्षेत्रों से, कौन से 5 क्षेत्रों से? क्रम से वह साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ ये भी आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति केवल 4 क्षेत्रों से मनोनीत कर सकता है। सहकारिता का क्षेत्र राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति की अपेक्षा एक व्यापक प्राधिकार का क्षेत्र है। साथियों, 2022 तक वर्तमान की स्थिति में 6 राज्यों में विधानसभाओं के साथ विधान परिषदें भी शामिल हैं। इन 6 राज्यों में आपको सूत्र के रूप में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना 6 राज्यों को शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जहां पर विधान परिषदें हैं। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है। ऐसे बुलाए हुए सत्र या अधिवेशन के अंत की घोषणा करता है, सत्र अवसान करता है और वह 174(2) के तहत विधानसभा का विघटन कर सकेगा। यहाँ पर राज्यपाल इस बात का ध्यान रखेगा
कि पहले सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक की निर्धारित तारीख के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 महीने का अंतर हो सकता है। विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन होता है, इसलिए विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 169 169 के अनुसार संसद चाहे तो विधानसभा का सृजन कर सकती है अथवा संसद चाहे तो विधानसभा की अनुशंसा पर वह विधान परिषद का अंत भी कर सकती है। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह विधानसभा के ऐसे सदनों में अभिभाषण, लिखित भाषण पढ़ेगा और संदेश भेजने का प्राधिकार रखेगा। वह चाहे तो अलग अलग संदेश भेज सकता है और अभिभाषण कर सकता है, अथवा वह दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद के एक साथ संवित सदन में भी अभिभाषण कर सकता है और संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल साधारण निर्वाचन के बाद पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में एक साथ विधान मंडल के दोनों सदनों के संवित में विशेष अभिभाषण कर सकता है और बुलाए जाने का कारण बता सकता है। इसके अलावा विशेष आपको याद रखने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 है, जिसके अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल से पारित विधेयक पर 4 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। सामान्यतः संविधान 3 का जिक्र करा है, चौथा परंतुक में शामिल है। वह विधानसभा और विधान परिषद से पारित विधेयक को अनुमति देता है, दे सकता, अगर देगा तो इसकी सूचना सदन को दे देगा। ऐसी अनुमति देने से वह विधेयक कानून बन जाता है। वह अनुमति रोक सकता है, अनुमति रोकने से विधेयक समाप्त हो जाता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करता है? अनुच्छेद 200 के तहत वह ऐसा करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 199 के अनुसार धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, और पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को यदि विधानमंडल पुनः भेज देता है तो उस पर उसको अनुमति देनी ही होती है। लेकिन ऐसा विधेयक जिसे यदि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया तो अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति देगा। उन मामलों में जो विधेयक राज्य की उच्च न्यायपालिका की शक्तियों को कम करते हैं, राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक को आरक्षित करना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा। इसके अलावा वह किस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है या नहीं करता है, ये राज्यपाल की स्वयं विवेक पर निर्भर होगा। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जिस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है, उस विधेयक को पारित करने की क्या प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यदि राज्यपाल ने किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया है तो उसके बाद राष्ट्रपति ही मंजूरी देगा। यदि सदन पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो ऐसे लौटाए हुए विधेयक पर भी अनुमति देना या नहीं देना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होगा। वह अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 213 के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह उन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकेगा जब उसे लगे कि विद्यमान परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यमान कानून के द्वारा उनका समाधान संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिन परिस्थितियों में नए कानून की आवश्यकता है, तो राज्यपाल नया कानून अध्यादेश के रूप में जारी कर सकता है। इस समय विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सत्र आयोजित नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर विधान परिषद चल रही हो तो भी इसे विधानमंडल का सत्र नहीं माना जाएगा और वह ऐसा अध्यादेश जारी करेगा। विधानसभा का सत्र होने पर 6 सप्ताह के भीतर यदि इसको मंजूरी मिल जाती है तो कानून के रूप में परिवर्तित होगा, और नहीं मिलती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है, और 6 माह इसलिए क्योंकि 6 माह के अंतर्गत दूसरा अधिवेशन बुलाना ही होगा और उससे मंजूरी लेनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ऐसे अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जैसे सामान्य कानून का होता है। ऐसा अध्यादेश राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है, और ऐसा अध्यादेश विधान मंडल की अनुमति मिलने पर वह कानून बन जाता है। इन शक्तियों को राज्यपाल की विधायी शक्तियां कहा जाता है। चौथी शक्तियां राज्यपाल की रुपए पैसे संबंधी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, जो कि महत्वपूर्ण शक्तियों में शामिल हैं।
अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगर अनुच्छेद 199 में उपबंधित 6 विषयों में से किसी भी विषय से अनिवार्य रूप से कोई विधेयक संबंधित है तो उस विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। ऐसा विधेयक जो कर अधिरोपण से संबंधित हो, राज्य के संचित निधि आकस्मिक निधि से धन निकालने जमा करने से संबंधित हो, नए कर के अभिभार घोषित करने से संबंधित हो और ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा का अध्यक्ष लिखकर ये साबित करता है कि वह धन विधेयक है, उसे धन विधेयक माना जाएगा। धन विधेयक के मामले में जिन राज्यों में विधान परिषद है वे विधान परिषद केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती और ऐसी सिफारिशों को मानना या नहीं मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है और विधान परिषद इसे केवल 14 दिनों तक विलंब कर सकती है। इस समय अवधि के बाद वह विधेयक स्वतः ही पारित हुआ मान लिया जाएगा। यदि ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है तो इस प्रश्न का अंतिम विनिश्चय विधानसभा के अध्यक्ष पर निर्भर होगा और अनुच्छेद 200 के तहत जब ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उस विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित प्रमाणित और प्रष्टांकित होता है कि वह एक धन विधेयक है। इसके अलावा सामान्य विधेयकों के लिए 4 माह तक विधान परिषद विलंब कर सकती है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट तैयार किया जाता है और इस वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यपाल अपनी अनुमति से वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 266 2 के उपबंध के तहत राज्य की संचित निधि का मालिक राज्यपाल होता है और इस विधि से खर्च करने या पारित करने के लिए विनियोग बिल की आवश्यकता पड़ती है, राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 266 2 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि का मालिक केवल और केवल राज्यपाल होता है और उसकी अनुमति के बिना इस निधि से कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 203 के तहत कोई भी अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में नहीं रखी जा सकती है, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही ग्रांट ऑन डिमांड को पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 207 के अंतर्गत ऐसा विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, ऐसा विधेयक जो वित्त विधेयक है, उसको भी विधानसभा में ही रखा जाएगा और ऐसे विधेयक के लिए भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति या पूर्व सिफारिश आवश्यक है। परंतु ऐसा वित्त विधेयक जिसमें किसी कर को कम करने या कर को हटाने समाप्त करने की बात हो तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। वित्त विधेयक को भी विधान परिषद 14 दिनों तक विलंब कर सकती है, यद्यपि उसमें संशोधन भी कर सकती है, परंतु ऐसे संसद को मानना या नहीं मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियों को शामिल किया गया है, जिसके तहत सिद्ध दोष व्यक्ति को वह क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, सजा का निलंबन कर सकता है और सजा को कम कर सकता है। परंतु ऐसी सजा संघ सूची के मामलों में माफीनामा के लायक नहीं होगी, सैन्य मामलों में क्षमादान नहीं देगा और मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमादान नहीं देगा। वह संघ सूची, सैन्य मामले और मृत्युदंड को छोड़कर क्षमादान दे सकता है। यदि अनुच्छेद 152 के तहत यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य हो गया है इस आधार पर कि वह लाभ का पद धारण करता है, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होगा, वह न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर दिया जाता है, वह दिवालिया घोषित कर दिया जाए, वह नागरिक है या नहीं है, या संसद की किसी ऐसी विधि का उल्लंघन किया है जो अयोग्यता से जुड़ी हुई है, तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय केवल और केवल राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और राज्य का राज्यपाल ऐसा निर्णय करने से पहले वह निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग से राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। यह भी उसकी न्यायिक शक्ति है। अंतिम शक्ति स्वविवेक की शक्ति है। स्वविवेक की शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के खंड 1 के तहत राज्यपाल को प्रदान की गई हैं। ऐसी स्वविवेक की शक्तियों में मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह नहीं देती है। अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित और करना या नहीं करना उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले बिल को छोड़कर राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। राज्य जिनमें विशेष रूप से असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, उनके राज्यों को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं राज्य के राज्यपालों को। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र में या राज्यों में राज्यपाल को एक मंत्री जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान भी करने का प्रावधान भी दिया गया है।
इसके अलावा राजनीतिक सुविधा की शक्तियों में यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, उस कंडीशन में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास है या नहीं है, ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए उस परिस्थिति में, और यदि कोई अल्पमत का मुख्यमंत्री है और वह विधानसभा भंग करने की सलाह दे, तो उसे मानने या नहीं मानने के संदर्भ में और राष्ट्रपति को राज्यपाल शासन के लिए रिपोर्ट भेजने के संदर्भ में वह ऐसी सुविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये साथियों, ये राज्यपाल की 5 शक्तियां हैं: कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और स्वयं विवेक की शक्तियां। 5 तरह की शक्तियां हैं। अब राज्यपाल की भूमिका को लेकर अगर हम बात करें, तो राज्यपाल की भूमिका के लिए सरोजिनी नायडू का ये कहना है कि राज्यपाल केवल सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। और पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि जो राज्यपाल है वह दावत देने वाला, इज्जत करने वाला, गरिमा बढ़ाने वाला पद है, नाम मात्र का पद है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है, उस मामले को लेकर और राजनीतिक सुविवेक की शक्तियों को लेकर सबसे विवादास्पद पद रहा है, और अनेक बार राज्यपाल के नाम पर राष्ट्रपति शासन की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए राज्यपाल की जो भूमिका है कुछ मामलों में विवादास्पद है, अन्यथा वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मीडिएटर के रूप में कार्य करता है, या वह इन दोनों के बीच की एक धुरी बनकर रह जाता है। यह विशेष रूप से राज्य और केंद्र में राजनीतिक दल अलग अलग हैं या एक जैसे हैं, इस बात पर अधिक निर्भर करता है। आप सभी का मेरे व्याख्यान को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।